Hello everyone, I am Deepak and you are watching Deep Learning. दोस्तों डीप लर्निंग के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे नेक्स्ट वीडियो फंडामेंटल से बेसिक्स के ऊपर होंगे, तो शुरू करते हैं। डू यू नो व्हाई कंप्यूटर केम इन ह्यूमन लाइफ? क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? कंप्यूटर इंसानों की दुनिया में आया क्यों? डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर? क्या आप जानते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? डू यू नो व्हाई 0 and 1 ओनली द डिजिट दैट इज रिप्रेजेंटेड एज कंप्यूटर लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज? Why not other digits? क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर 0 and 1 ही क्यों ऐसी डिजिट्स हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के तौर पे जानते हैं? Do you know the smallest and the largest unit of the memory that can be stored by a computer? क्या आप जानते हैं कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है जो कंप्यूटर स्टोर कर सकता है, या सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है जो कंप्यूटर स्टोर कर सकता है? Can you differentiate a computer with a calculator? क्या आप कंप्यूटर और कैलकुलेटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर ह्यूमन लाइफ में इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? व्हाई कंप्यूटर केम इन ह्यूमन लाइफ? सपोज कीजिए आप कंप्यूटर के एवोल्यूशन से पहले के ज़माने में हैं। अगर आपको उस वक्त अपनी कोई बात किसी तक पहुंचानी होती थी तो आप कौन से तरीके का इस्तेमाल करते थे? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पुराने ज़माने में जो कई सारे लोग थे, जैसे कि राजा महाराजा थे, वो अपनी कोई बात पहुंचाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते थे, जो तरीके काफ़ी ट्रेडिशनल थे। जैसे कि किसी कबूतर के थ्रू अपना संदेश पहुंचा देना, किसी घुड़सवार के अपना संदेश देकर के दूसरे राजा के पास में संदेश पहुंचाना। लेकिन इन सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था। ऐसे ही कई सारे ट्रेडिशनल तरीके पहले मौजूद थे, लेकिन उन सारे तरीकों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? टाइम। कंप्यूटर का एवोल्यूशन इसलिए आया ताकि किसी भी काम में लगने वाले टाइम को हम लोग कम कर सकें, क्योंकि कंप्यूटर की एफिशिएंसी इस तरीके से है कि हर काम को तेज स्पीड से कर सकता है। हालांकि शुरुआत के ज़माने में जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था सन 1600 के ज़माने में, तब कंप्यूटर की एफिशिएंसी, उसकी पावर, उसके टाइम, उसका काम करने की स्पीड काफ़ी कम हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन में एवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे कंप्यूटर की काम करने की स्पीड भी तेज होती गई। फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि कंप्यूटर के एवोल्यूशन इसलिए हुआ ताकि इंसान के काम को ईजी किया जा सके, उसको वर्चुअली किया जा सके और उसको फास्ट तरीके से किया जा सके। इसी क्रम में कंप्यूटर की कई सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। तो हमने जाना कि कंप्यूटर ह्यूमन लाइफ में क्यों आया, हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और ये हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्या आप कंप्यूटर की एक्चुअल डेफिनेशन जानते हैं? डू यू रियली नो व्हाट्स द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर? आप में से कई लोग कंप्यूटर की डेफिनेशन को बोलेंगे कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। दोस्तों ये कंप्यूटर की डेफिनेशन नहीं होती है, कंप्यूटर की ये फुल फॉर्म होती है। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, जो रेगुलरली कंप्यूटर यूज़ करने वाले लोगों ने अपने अपने तरीके से इवैल्यूएट की है। लेकिन कंप्यूटर की डेफिनेशन जो होती है, अब आप सोचेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन ये होती है, कंप्यूटर हमारे डेली रूटीन में काम आता है, कंप्यूटर में हम सॉन्ग सुन सकते हैं, कंप्यूटर पे हम वीडियोस देख सकते हैं, कंप्यूटर पे हम मूवी देख सकते हैं, कंप्यूटर पे हम गेम खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर की ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और 2 कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 7। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 5 और 2 कितने होते हैं? आपने क्या किया? उसको ऐड किया। आपने उसको ऐड क्यों किया जबकि मैंने ऐड करने के लिए बोला नहीं? आपने उसको ऐड इसलिए किया क्योंकि मैंने जब आपको बोला कि कितने, तो कितने का मतलब आपके ब्रेन में जब आप छोटे थे तो आपको ये एक्सप्लेन किया गया था कि कितने का मतलब होता है प्लस, यानी कि जोड़ना। अगर मैं कितने की बजाय ये बोलता कि 5 और 5 में से 2 गए तो कितने होते हैं, तो आप बोलते हैं कि 5 में से 2 गए तो 3 होते हैं। दैट मीन्स गए का मतलब घटाया। तो इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जब आप छोटे थे आपके दिमाग में प्रोग्राम की गई थी। कंप्यूटर बिल्कुल इंसान की तरह काम करता है। कंप्यूटर को आप कुछ भी बोलोगे, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करके आंसर देगा। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन ये होगी, अ कंप्यूटर इज एन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, process it according to the program in its memory and gives the output according to the user requirement. That means कंप्यूटर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेती है, उस इनपुट को वो प्रोसेस करती है एक ऐसे प्रोग्राम के थ्रू जो प्रोग्राम उसकी मेमोरी में पहले से स्टोर्ड है, और उस एंड जो उसका आउटपुट होता है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मैंने जब आपको सवाल किया था 5 और 2 कितने होते हैं, तो आपका जवाब था 7। तो अगर आप बोलते 5 और 2 8 होते तो उस सवाल का जवाब गलत होता। उसी तरीके से कंप्यूटर जब भी कोई सवाल हम उससे करते हैं या हम उसको कोई भी इनपुट देते हैं तो यूज़र की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कंप्यूटर उसको हमेशा सही जवाब दे। तो बेसिकली ये कंप्यूटर की डेफिनेशन, और कंप्यूटर इसी तरीके से काम करता है कि कंप्यूटर को अगर कोई भी इनपुट दिया जाए तो उस इनपुट का जो आउटपुट होगा वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और उस इनपुट को जो वो प्रोसेस करता है वो इनपुट उसकी
मेमोरी के अंदर पड़े हुए प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेस करता है। देखा दोस्तों आपने, कंप्यूटर की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। तो सपोज कीजिए दोस्तों आपके पास में बॉडी है, अपनी हर बात को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में आउटपुट यूनिट है, आपके पास इनपुट यूनिट है। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपके पास मेमोरी नहीं होती तो आप एक चलती फिरती लाश के अलावा कुछ नहीं होते। उसी तरीके से एक कंप्यूटर के पास में अगर मेमोरी नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीन का डिब्बा है। तो अब हम जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। यहां से शुरू होता है मेरा तीसरा सवाल। जैसा कि आपने कई जगह सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, 0101, 0 and 1 मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये 01 कंप्यूटर लैंग्वेज, एक मशीन लैंग्वेज, एक बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर के साथ में? सिर्फ 0 and 1 डिजिट ही कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज के तौर पर रिप्रेजेंट की जाती है। Why 0 and 1 ओनली डिजिट रिप्रेजेंट एज कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज, नॉट अदर नंबर इन द डिजिट्स? दोस्तों 0 and 1 को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी जो कंप्यूटर साइंस है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कंप्यूटर साइंस कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो देखो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में क्या वर्ड आ रहा है, साइंस, और कंप्यूटर क्या है, एक साइंटिफिक चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो देखो दोस्तों इसका एवोल्यूशन समझते हैं। साइंस में 3 स्ट्रीम होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के कुछ और स्ट्रीम बनती है, फिजिक्स और मैथ्स को मिला के कुछ और स्ट्रीम बनती है। उसी तरीके से फिजिक्स और मैथ्स की स्ट्रीम को अगर कंक्लूड किया गया तो उसको मिलाकर बना इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि फिजिक्स के फिजिकल कंपोनेंट और मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स, उसको मिलाकर के हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम इवोल्यूशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने डिजिट्स में मापने के लिए, मेजर करने के लिए यूनिवर्सल नंबर्स को यूज़ किया। यूनिवर्सल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। अब जो यूनिवर्सल नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, अगर हमने उनको यूनिवर्सल नंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स से मेजर करना स्टार्ट किया तो हमारे पास में क्या इंट्रोड्यूस हुई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें क्या दिया, कंप्यूटर साइंस। अब दोस्तों जैसा कि हमने अभी बताया कि कंप्यूटर साइंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से एवोल्यूट हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस जब इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले एक फिजिकल कंपोनेंट की बात की गई, और वो कंपोनेंट कौन सा था, कैपेसिटर। क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो करंट को स्टोर कर सकता है। यानी कि अगर हम इसके अंदर करंट का फ्लो रोक दें, उसके बावजूद भी इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाती है, और उस करंट को वो डिस्चार्ज नहीं करता, और उस करंट से वो कोई ना कोई वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमने कैपेसिटर को एज ए मेमोरी कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया। अब अगर कैपेसिटर की हम बात करें तो कैपेसिटर की जो करंट को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो हमने मेजरमेंट किया डिजिट्स के अंदर, तो हमारे पास में कुछ इस तरह का ग्राफ आया। तो हमने ये देखा कि अगर हम 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू के करंट को 0 से लेकर के 25 तक के वोल्टेज में डिफ्रेंशिएट करें, और कैपेसिटर के अंदर जो करंट स्टोर हुआ उसको अगर हम लोग चेक करें तो कैपेसिटर ने जो करंट स्टोर कर लिया था वो करंट का वैल्यू था 5 वोल्ट, यानी कि 1 स्टेज का मेजरमेंट यूनिट्स है। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट, यानी कि हमें कोई वैल्यू नहीं मिले, यानी कि फॉल्स स्टेट, और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट या ट्रू स्टेट, यानी कि हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल गई है, जो कि वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट। दोस्तों अगर हम इसको फिजिकली और अच्छे तरीके से समझे तो हमें एनालॉग करंट की वेव और डिजिटल करंट की वेव को समझना होगा। जिसमें एनालॉग करंट की वेव क्या कहती है कि अगर हम इस एनालॉग करंट की वेव को देखें तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, 0 वैल्यू, वापस पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इस तरीके से उसका हमें वैल्यू मिलता है। और अगर हम डिजिटल करंट की वेव को देखें तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलता है 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि 0 का मतलब वो स्टेट जहाँ पे हमें करंट नहीं पास हो रहा है, और 1 का मतलब वो स्टेट जहाँ पे कैपेसिटर ने करंट को होल्ड कर लिया। ये जितनी बार मैंने 1 को डिनोट किया है उतनी बार हमें उतने कैपेसिटर को यूज़ करना पड़ेगा उस करंट को होल्ड करने के लिए। और यही करंट कैपेसिटर में एज अ मेमोरी सेव होता है, जिस मेमोरी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बिट। ये रीजन होता है कि 0 and 1 कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ और 0 and 1 को क्यों लिया गया ये अभी आपने देखा। तो जब हम मेमोरी की बात कर ही रहे तो हम ये भी जान लेते हैं कि मेमोरी को मेजर करने के लिए कंप्यूटर के पास में कौन कौन सी मेमोरी यूनिट्स है। मेमोरी यूनिट्स का मतलब होता है जिस तरीके से हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, जैसे कि दूध को मेजर करते हैं लीटर से, हम किसी भी लिक्विड चीज को मेजर करते हैं लीटर से, हम किसी भी सॉलिड चीज को मेजर करते हैं किलो से, या अंदर जो जितनी भी यूनिट्स होती है, मेजरमेंट यूनिट्स होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को भी मेजर करने के लिए अलग अलग मेमोरी यूनिट्स होती है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है? डू यू नो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट दैट कैन बी स्टोर्ड बाय अ कंप्यूटर?
दोस्तों यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को समझने के लिए ये पूरा चार्ट मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसके अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट भी है और सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट भी है। ये सारी अब तक की इवोल्यूट हुई कंप्यूटर मेमोरी है। जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है कंप्यूटर की, वो है 1 बिट, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। इससे बड़ी जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है 1 निबल, जिसके अंदर 4 बिट होते हैं। 8 बिट के अंदर एक पूरा बाइट बनता है। नॉर्मली आप सभी को एक बाइट के बारे में मालूम होगा। जो अभी हमारे जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो अपने अंदर सबसे छोटा जो स्टोरेज लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1 बाइट का। लेकिन ओरिजिनली जो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है वो कौन सी होती है, 1 बिट होती है। उसी तरीके से दोस्तों 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, यानी कि 1024 बाइट्स इन अ किलोबाइट। उसी तरीके से आगे 1024 किलोबाइट के अंदर एक मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट्स मिलकर के 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 गीगाबाइट मिलाकर के 1 टेराबाइट बनता है। 1024 टेराबाइट मिला के 1 पेटाबाइट बनता है। उस तरीके से अगर आप देखते जाएं तो जितने भी मेमोरी यूनिट्स हैं उनमें सबसे बड़ी जो मेमोरी यूनिट्स होती है वो होती है 1 सीबी, यानी कि 1 कॉपर बाइट, जो कि होती है 1024 रोएन बाइट। तो दोस्तों इस तरीके से कंप्यूटर की जो अलग अलग मेमोरी यूनिट्स होती है उनके अंदर अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अभी तक जो मार्केट में अवेलेबल है और आपकी इन हैंड जो मेमोरी स्टोरेज आप बाय कर सकते हैं, आप उसे स्टोर कर सकते हैं, वो है 1 टेराबाइट। आने वाले कंप्यूटर की जनरेशन में हो सकता है आप 1 पेटाबाइट, 1 एक्साबाइट तक या 1 जेटाबाइट तक भी आपको अवेलेबल हो जाए। 1 जेटाबाइट हमारे मॉडर्न साइंस और मॉडर्न साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं एज ए कंप्यूटर स्टोरेज। बेसिकली अब हम आगे समझें कि मेमोरी यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। यानी कि अगर हम इसको सीधे तरीके से देखें तो एक्साबाइट की जो हार्ड डिस्क होगी, अगर हम उसको ओपन करें तो वो कनेक्टिकट नाम के एक स्टेट है जो कि यूएसए में है, उसके पूरे एरिया के जितनी साइज की होगी। और अगर एक जेटाबाइट हार्ड ड्राइव को अगर हम ओपन करें तो उसकी जो साइज होगी वो पूरी की पूरी अंटार्कटिका के बराबर होगी। और अगर एक योटाबाइट हार्ड ड्राइव को अगर हम ओपन करें तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी की 23 गुना कवर कर लेगी। और अगर एक ब्रॉन्टोबाइट हार्ड ड्राइव को अगर हम ओपन करें तो वो पूरे अर्थ के 23,000 टाइम्स को कवर कर लेगी। और अगर एक गीगाबाइट को अगर हम ओपन करें तो वो पूरे अर्थ को 22 करोड़ 30 लाख टाइम्स तो कवर कर लेगी। देखा है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों इसी तरीके से जो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट होती है वो कंप्यूटर में स्टोरेज का काम करती है। और कंप्यूटर की जो स्टोरेज होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो अभी हमने जाना कि ये मेमोरी यूनिट्स होती है जो कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करता है, जो स्मॉल से लेके लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट जो अभी तक हमने जानी है वो अभी हमने देखी। तो अब हम आते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर। एक कंप्यूटर और एक कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस होता है? कैन यू डिफरेंशिएट अ कंप्यूटर विद अ कैलकुलेटर? दोस्तों अगर हम कंप्यूटर और कैलकुलेटर में एक बेसिक डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस ये है कि कैलकुलेटर एक कंप्यूटर ही होता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर कैलकुलेटर की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन कैलकुलेटर कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो कैलकुलेटर का भी काम कर सकता है। बेसिकली ये बात सिर्फ एक ही चीज़ से डिफ्रेंशिएट होती है कि कैलकुलेटर जो होता है वो एक मिनी कंप्यूटर की तरह काम करता है और कंप्यूटर जो होता है वो हर चीज़ को कंप्यूट करता है। देखो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो इंग्लिश के कंप्यूट वर्ड से आया है। कंप्यूट का मतलब होता है बहुत सारे काम एक साथ प्रोसेस करना, दैट मीन्स कंप्यूट करना। कैलकुलेटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए ही काम में आता है। यानी कि जो मैथमेटिक्स की अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, जस्ट लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, स्क्वायर रूट, XYZ। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं जो हम जान लेते हैं। जैसे कि पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट करती है एज अ यूज़र रिक्वायरमेंट, जो यूज़र को डिज़ायर्ड होती है आउटपुट की। उसी तरीके से कंप्यूटर के पास में एक टेम्पररी और एक परमानेंट मेमोरी होती है। कंप्यूटर जो है वो मैसेजेस, ईमेल, टेक्स्ट, वीडियो, चैटिंग एट्सेट्रा किसी भी तरह के काम को करने के लिए काम में लिया जा सकता है। एक कंप्यूटर जो होता है वो ग्राफिक्स को सपोर्ट कर सकता है, एज वेल कमांड्स को सपोर्ट कर सकता है। अब कंप्यूटर गैजेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक पेन ड्राइव, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। ये सारे गैजेट्स कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम इनके थ्रू इनपुट एंड आउटपुट ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर जो स्क्रीन होती है वो हमें इमेजेस, वीडियोस, नंबर्स, किसी भी तरह के आउटपुट को डिलीवर कर सकती है। वहीं अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन को ही परफॉर्म करने के लिए काम में ले जाता है। ये एक मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ? मिनी कंप्यूटर मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर भी एक रैम होती है, एक मेमोरी होती है जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की तरह जान सकते हैं।
कैलकुलेटर के अंदर एक बायोस सिस्टम होता है। इस बायोस सिस्टम के अंदर इसका बेसिक इनपुट आउटपुट रहता है कि कैलकुलेटर को काम कैसे करना है, कैलकुलेटर के अंदर किस तरह की फंक्शनलिटी को करना है। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये कैलकुलेटर के अंदर भी प्रोग्राम होती है। और क्योंकि एक कैलकुलेटर भी कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है, जैसा कि मैंने अपने कंप्यूटर वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको समझाया था कि कैलकुलेटर को भी हम इनपुट देते हैं, कैलकुलेटर उस इनपुट को लेता है, अपने अंदर प्रोग्राम जो उसकी मेमोरी में स्टोर है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में जिस तरह का आउटपुट यूज़र को चाहिए रिक्वायर्ड होता है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से उसका आउटपुट उसको देता है। इस बात से हम ये साबित कर सकते हैं कि एक कैलकुलेटर भी कंप्यूटर होता है। अब कैलकुलेटर की हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर के पास में टेम्पररी मेमोरी होती है। कैलकुलेटर जो होता है वो कम्युनिकेशन पर्पज़ से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैलकुलेटर के पास में ग्राफिक्स नहीं होता है, हालांकि मार्केट के अंदर अभी कई सारे कैलकुलेटर्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसमें ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। कैलकुलेटर जो होता है वो गजेट्स को सपोर्ट नहीं करता है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बात कैलकुलेटर को कंप्यूटर से अलग करती है कि कैलकुलेटर कभी भी किसी गजेट को, एक्सटर्नल गजेट को सपोर्ट नहीं कर सकता, जैसे कि कोई अदर इनपुट डिवाइस, कोई अदर आउटपुट डिवाइस को सपोर्ट नहीं कर सकता है। कैलकुलेटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ही काम में लिया जा सकता है। इसी तरीके से अभी हमने देखा कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में ये डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कुछ बेसिक सवालों के जवाब जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एज अ बिगिनर, और अब आप किसी से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती है, और उनकी एक्सप्लेनेशन आप उनको अच्छे तरीके से दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, ताकि आपकी कमेंट देखकर हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आते रहें। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें जाकर के सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देखिए हमारा वीडियो। उस वीडियो में हमने बताया है कि हम आगे आने वाले वीडियोस में किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।